नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 31 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। हिंद महासागर में जासूसी करने उतरा चीनी रिसर्च पोत भारत के डर से बदल सकता है रास्ता। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। भारत ने भी पूरी तरीके से सेना को किया तैनात। दूसरी बड़ी अपडेट, लद्दाख में चीन ने दिखाई फिर दादागिरी। एलएसी के पास भारतीय चरवाहों को रोका, टकराहट फिर से बढ़ी। तीसरी बड़ी अपडेट, 1/3 पाकिस्तान बाढ़ में समाया। यूएन ने की मदद की अपील, चीन ने तैनात किए मिलिट्री एयरक्राफ्ट, भारत ने भी किया ऐलान। अगली अपडेट, पाकिस्तान की बाढ़ से तबाही देख दुखी प्रधानमंत्री मोदी, जताया दुख, जब संवेदना प्रकट की पाकिस्तान के लिए। इस बीच अगली अपडेट, पाकिस्तान छोड़े आतंकवाद कहाँ, तब मिलेगा भारत का साथ, आयात पर हो सकती है बात। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। व्यापारिक रिश्ते शुरू करने के मामले को लेकर भारत ने दिया जवाब, तो एक एक करके बताएंगे विस्तार से आपको। जहां इराक में श्रीलंका जैसा नज़ारा, राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी, पूल में मारी डुबकियां, तो एक एक करके बताएंगे। जहां 1/3 पाकिस्तान बाढ़ में डूब चुका है वो बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर दोस्तों, जहां पाकिस्तान के हालात बद से बदतर। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान से निपटने में पूरी तरीके से सफल है तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। दरअसल पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 10 साल का टूटा रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने जताई संवेदना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं दुखी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पड़ोसी देश पाकिस्तान में बाढ़ के हालात पर दुख जताया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए जल्दी ही सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद जताई है। उन्हें ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुखी हूँ। पीएम मोदी ने लिखा है कि हम पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही सामान्य स्थिति के शीघ्र ही बहाल होने की उम्मीद करते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान को बाढ़ के कारण भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। देश में बाढ़ और वर्षा जनित कारणों से अब तक 1000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान सरकार ने इस भीषण आपदा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री सैरी रहमान के हवाले से कहा गया है कि रिकॉर्ड मानसून बारिश के कारण आई बाढ़ से देश की 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि लगभग 10 लाख घर पूरी तरीके से अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं हजारों लोगों को राहत शिविर में ठहराना पड़ गया है। तो ये एक बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले में संवेदना व्यक्त करते हुए दुख प्रकट किया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है। हिंद महासागर में जासूसी करने उतरा चीनी रिसर्च पोत, भारत के डर से बदला रास्ता। चीन की विवादित समुद्र रिसर्च पोत युआंग 5 एक बार फिर से चर्चा में है। इस समय श्रीलंका में करीब 2000 किलोमीटर की दूर महासागर में स्थित समुद्र तल की मैपिंग कर रहा है। इसके बाद संभावना जताई गई कि ये अफ्रीका के समुद्री क्षेत्रों में जा सकता है। इस पोत के मलक्का, सुंडा और लोम्बोक समुद्री क्षेत्र से होकर भी गुजरने की बात सामने आई। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने बचने के लिए चीन की ओर से नए समुद्री रास्ते को खंगाला जा रहा है, जो पूर्वी अफ्रीकी समुद्री क्षेत्र से गुजरता है। जानकारी के अनुसार 11,000 टन वजनी ये रिसर्च पोत हिंद महासागर में आगे बढ़ रहा है और ये बाद में अपने सांघाई बंदरगाह जाएगा। इनमें पहले ये ईस्ट टिमोर के पास ओबाई वेटर समुद्री क्षेत्र और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरता है। पिछले दिनों ये पोत श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भी रुका था। इसे लेकर भारत ने अपना विरोध जताया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ऐसी आशंका है कि ये रिसर्च पोत सैटेलाइट और अन्य उपकरणों के जरिए भारत समेत अन्य देशों की जासूसी और सैन्य अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत पूरी तरीके से अलर्ट रहा और चाइना को ही रेल दिया। अगली एक और अपडेट, लद्दाख में चीन ने दिखाई फिर दादागिरी। एलएसी के पास भारतीय चरवाहों को रोका, सेना एक्शन में। लद्दाख में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, आए दिन अपनी दादागिरी दिखा रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास टेमचोक में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय चरवाहों को रोकने के मामले सामने आए। बताया जा रहा है कि घटना 21 अगस्त की हुई है। हालांकि घटना के बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस मसले पर बातचीत भी हुई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक घटना डेमचोक के पास मौजूद एक चारागाह की है, जहां चीनी सैनिकों के भारतीय चरवाहों को रोका था। इसके बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 26 अगस्त को इस मामले को लेकर बैठक भी हुई थी और दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई बैठक के बाद मामले को फिलहाल सुलझा लिया गया।
लेकिन दोनों देशों के सैनिक अब डेमचोक के पास मौजूद इस चारागाह पर नज़र बनाए हुए हैं। तो हालांकि भारतीय सेना भी पूरी तरीके से अलर्ट है। एक और अपडेट, 1/3 पाकिस्तान बाढ़ में समाया, यूएन ने की मदद की अपील, चीन ने तैनात किए मिलिट्री एयरक्राफ्ट। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान बाढ़ के चलते पाकिस्तान इस समय गंभीर संकट से जूझ रहा है। बाढ़ के चलते देश में करीब लगभग 4 करोड़ लोग विस्थापित हो गए हैं। पाकिस्तान 1/3 हिस्सा बाढ़ के पानी में समाया हुआ है। इस बीच देश की सहवाग सरकार ने मानसून की बारिश के कारण आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए एक नोडल आपदा एजेंसी गठन कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बाढ़ से देश भर में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर सोमवार को 1136 हो गई है, जबकि 1634 व्यक्ति घायल हुए हैं और 3.3 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। पाकिस्तान छोड़े आतंकवाद, कहाँ तब मिलेगा भारत का साथ, आयात पर हो सकती है बात। भारत में सब्जियां आयात करने पर विचार कर रहे पाकिस्तान के सामने मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। खबर है कि आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करने पर भारत पड़ोसी मुल्क के साथ व्यापार करने के मूड में नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान में जनता भारी बाढ़ का सामना कर रही है, जिसके चलते देश में सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम 500 रुपये तक पहुँच चुके हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आपूर्ति के लिए भारत की ओर देख रहा है। और पाकिस्तान के वित्त मंत्री मितहाक इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान लोगों को उबारने के लिए सब्जियों और अन्य चीज़ों को भारत से आयात कर सकता है। एक पत्रकार ने उन पाकिस्तान मंत्रियों को लेकर सवाल किया जिन्हें भारत के साथ कारोबार का समर्थन करने के चलते पद पर छोड़ना पड़ा था। हम चलते हैं, एक और अपडेट, इराक में श्रीलंका जैसा नज़ारा, राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी, पूल में मारी डुबकियाँ। दोस्तों, पिछले दिनों पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे आर्थिक और राजनीतिक रूप से चरमराए श्रीलंका का हाल क्या हुआ है। कुछ ऐसा ही नज़ारा इराक में भी सामने आया है, जब शिया धर्मगुरु मुत्तका अल सुद्र ने सोमवार को राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद सेना ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन अल सुद्र के समर्थक सड़क पर उतर आए। इतना ही नहीं, उनके समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन की ओर कूच कर दिया और वे स्विमिंग पूल और मीटिंग हॉल में घुस गए। दरअसल शिया धर्मगुरु मुत्तका अल सद्र के राजनीति छोड़ने के फैसले से उनके समर्थकों में नाराजगी बढ़ गई है और वे समर्थकों पर उतर आए हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। सद्र के हजारों समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया है। सुरक्षा बलों ने रोकने के लिए पहले आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग भी की। अगली अपडेट, जंग के हालात, ताइवान की सेना ने चीनी ड्रोन पर पहली बार चलाई गोली, कहा वार्निंग दे दी है। दोस्तों, बड़ी खबर, तब ताइवान की सेना ने मंगलवार को चीन के ड्रोन पर फायरिंग कर दी। ताइवानी सैन्य प्रवक्ता का कहना है कि एक वार्निंग शॉट्स था। इसके साथ ही चाइना और ताइवान के बीच तनाव का स्तर और बढ़ गया है। यह पहली बार हुआ है जब ताइवान की सेना ने इतना आक्रामक कदम उठाया और चीनी फाइटर जेट पर गोलियां बरसा दी हैं। दरअसल सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक ये ड्रोन ताइवानी नियंत्रण वाले एक द्वीप पर चीनी सीमा के करीब उड़ान भर रहा था। बताया जाता है कि ताइवानी सेना की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस चीन की तरफ मुड़ गया है। बता दें, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। पेलोसी को दौरे के समय ही चीनी विमान ताइवान के आसमान पर उड़ान भरने लगे थे, तो ये एक ताइवान ने सीधी चुनौती देते हुए एक तरीके से सीधा हमला बोल दिया है। हम कह सकते हैं कि चीन पर ही। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, ड्रैगन की हरकत पर भारत को मिला जर्मनी का साथ, अब तिलमिला रहा है चाइना। दरअसल दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, इस भारतीय सीमा पर चीन की नापाक हरकतों को लेकर जर्मनी ने भारत का समर्थन किया। जर्मनी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जर्मनी के राजदूत फिलिपिन एकरमैन ने यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर अपनी बात रखी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश चीन के दावों को चौंकाने वाला बताया हुआ है। यूक्रेन पर रूसी हमले को पिछले 70 वर्षों से दुनिया में सबसे अधिक, सबसे गंभीर आक्रमण करार देते हुए जर्मनी राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि उनका मानना है कि भारतीय पक्ष भी अच्छी तरीके से मानता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। एकरमैन ने कहा है कि जब यूक्रेन संकट की बात आती है तो भारत और यूरोप हर एक पंक्ति पर सहमत नहीं हो सकते, लेकिन दोनों पक्षों के बीच समस्या का समझ है और उन्होंने कहा है कि भारत को भी समझने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि हम उत्तरी सीमा पर भारतीय समस्या से अवगत हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। हम बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि सीमा पर उल्लंघन सही नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। एकरमैन ने कहा कि भारत को चीन और यूक्रेन के साथ सीमा पर जो हो रहा है उसे भी अंतर करना चाहिए। अगली एक और अपडेट निकल कर चीन में सबसे बड़े बैंक घोटाले के पर्दाफाश, 46,000 करोड़ के स्कैम में 234 गिरफ्तार। चीन में बड़े बैंक घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। ग्रामीण बैंकों में उच्च ब्याज दरों के झूठे वादों के साथ लोगों की जिंदगी की जमा पूंजी हड़पने के आरोप में पुलिस ने 234 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला 580 करोड़ डॉलर यानी 46,000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है। हाल ही में बैंकों के बाहर सरकार द्वारा तोपें खड़ी करने की बात भी सामने आई थी। उस वक्त की बात है जब लोग अपने पैसे निकालने के लिए बैंकों के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए थे। बताया जा रहा है कि इस मामले में अभी भी और गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती है। तो चाइना में भी लगातार घोटाला जारी है। अगली और अपडेट, अफगानिस्तान को 40,000 मीट्रिक टन भेजा गेहूं। गुरुद्वारे पर हो रहे हमले चिंताजनक, यूएनएससी में बोला भारत। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने देश की ओर से पहुंचाई जा रही मदद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अब तक अरुणाचल अफगानिस्तान को 40,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं भेजा है। इस तरीके हमने काबुल के पड़ोसी और पुराने साझेदार के रूप में अपनी स्थिति सुनिश्चित की हुई है। रुचिरा ने अफगान लोगों के साथ ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों पर भी प्रकाश डाला और ने कहा है कि हमने सुरक्षा परिषद में बार बार कहा है कि शांति और स्थिरता की वापसी सुनिश्चित करने का भारत पक्षधर है। अफगान लोगों से हमारे मजबूत ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हैं। तो ये एक बड़ी खबर। और यूएनएससी में सीधा सीधा भारत ने जो है वो चिंता जताई है, गुरुद्वारे पर हमले की भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हम हर एक चीज़ की मदद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गुरुद्वारे पर हमले होना ये कतई भी किसी भी तरीके से ये ठीक नहीं है। हम चलते हैं और अपडेट, इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, लाइव प्रसारण से बैन हटा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें लाइव भाषणों के प्रसारण पर लगे प्रतिबंधों को 5 सितंबर तक हटा दिया। इमरान खान के भाषणों के लाइव प्रसारण पर उस समय रोक लगी थी जब पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटर अथॉरिटी ने उनकी रैली में दी गई एक स्पीच की बात लगाया था। दरअसल इमरान खान का पर आरोप है कि अपने एक भाषण में उन्होंने कई सरकारी अधिकारियों और एक महिला जज को खुली धमकी दी थी। इतना ही उन्होंने सरकारी संस्थाओं पर भी। बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा, ये हमने आपको बताया। अगली बिग ब्रेकिंग, महात्मा गांधी के बाद पीएम मोदी ही ऐसे नेता जो समझते हैं जनता की भावनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान। पीएम मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कैसे उभरे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है। उन्होंने कहा है कि संगठनात्मक क्षमता, जनता से जुड़ाव और उनकी मुश्किलों की ज़मीनी समझ की वजह से ऐसा हो पाया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे मात्र नेता हैं जो जनता की भावनाओं की समझते हैं। पीएम मोदी लोगों से सीधे जुड़ जाते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं। जाने माने पत्रकार अजय सिंह की किताब द आर्किटेक्ट ऑफ द बीजेपी के विमोचन के अवसर पर उन्होंने ये बातें कही हैं। सीनियर बीजेपी नेता ने यह भी कहा है कि कुछ लोग मोदी की काट ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मिल नहीं रहा और ना ही मोदी के रहते मिल पाएगा। अगली एक और अपडेट, दोस्तों, नूर मुस्तफ़ा को जांच से हटाया गया। अंकिता के कातिल शाहरुख से पक्षपात का है आरोप। बड़ी खबर निकल के आई है, कोर्ट ने भी जमकर लगाई है लताड़। दरअसल आपको बता दें, झारखंड में जिस तरीके का मामला सामने आया है, अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने जो है डीएसपी को फटकार लगाई है, डीजीपी को कहा पीड़ित परिवार को तत्काल सुरक्षा दो और उसकी जो खास करके जो एक आरोपी नूर मुस्तफ़ा अधिकारी था उसको भी तत्काल हटा दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका की बेटी अंकिता की हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया और पूरे मामले में झारखंड के डीजीपी को तलब किया। पूरे मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी, साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का भी दिशा निर्देश जारी कर दिया। बता दें, अंकिता दुमका के नगर थाना क्षेत्र के जरुआ डी मोहल्ले में रहती थी। 23 अगस्त को अंकिता अपने घर में सोई हुई थी। तभी लगभग 5 बजे पड़ोस के शाहरुख हुसैन ने खिड़की से पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दिया था। लेकिन अब कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए जमकर फटकार लगाई है और अब उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जो है वो परिजनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हालांकि हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार विरोध जताकर तत्काल
फांसी की जो है वो मांग की गई है। ये तत्काल फांसी की मांग की है ताकि किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरी 7 की मौत। दोस्तों जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ जिले में बड़ा हादसा हो गया, जहां छात्रू इलाके के बोड़ा गांव के पास टाटा सुमो गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, जिनमें 12 लोग सवार थे, जिनमें 7 लोगों की मौत हो गई। इलाका हॉस्टल से दूर है, जिनकी वजह से घायलों को अस्पताल पहुंचाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया गाड़ी के ड्राइवर कथित रूप से नियंत्रण खोने की वजह से ये सारा जो है वो हादसा हुआ है। फिलहाल अगली एक और अपडेट